दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। आज है 7 अप्रैल 2020। सुबह की इस वीडियो में हम बात करते हैं महत्वपूर्ण परीक्षाओं से जुड़ी खबरें और आपकी जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, साथ में जो उनसे जुड़े जीके जीएस के प्रश्न होते हैं। तो वीडियोज़ आप देख रहे हैं डेली, इसी तरह देखते रहिए। परीक्षाओं से जुड़ी खबरों की बात करें तो आजकल हम काफ़ी दिन से परीक्षाओं से जुड़ी खबरें नहीं दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि न तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कोई कार्य हो रहा है परीक्षाओं से जुड़ा, न तो यूपी ट्रिपल एससी में कोई कार्य हो रहा है, न ही प्रदेश भर में आपके कोई कार्य हो रहा है परीक्षाओं से संबंधित। ये सीधी सी बात है। जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 है, लॉकडाउन है तो कोई काम नहीं होगा, न तो रिजल्ट का काम कोई होगा, न तो परीक्षा जुड़ा कोई काम होगा। तो कल भी सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल बयान आया रात में वो यही आया कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। अगर कह दिया है तो इसका मतलब बढ़ाया जाएगा। स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं, हर किसी को मालूम है। तो उसको देखते हुए आपकी जो परीक्षा है यूपी पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा, वो नहीं हो सकती है 20 अप्रैल को। ठीक है, यूपी पीसीएस 2020 का नोटिफिकेशन लेट होगा, कैलेंडर पूरी तरह चेंज हो जाएगा आपका। आने वाले समय में जब स्थितियां सामान्य होंगी तो कैलेंडर चेंज होगा, ये परीक्षाएं आगे बढ़ेंगी। पीसीएस 2018 का परिणाम भी लॉकडाउन के बाद ही संभव है, उसके पहले नहीं आएगा किसी भी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन के पहले रिजल्ट आ जाए और इंटरव्यू बाद में ले लें तो इसका कोई मतलब नहीं है। आयोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा डेट, ये काफ़ी लोगों को कल शायद पता नहीं कहाँ से पता चला, मेरे पास ढेर सारे मैसेज आए। शायद यही कारण है कि मैं आज वीडियो ये बना रहा हूँ, नहीं तो इस वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था। क्लैरिफाई करने के लिए कि अभी ऐसी कोई बात नहीं चल रही है परीक्षाओं से जुड़ी। डेट क्या, परीक्षा से जुड़ी कोई बात ही नहीं चल रही है। ठीक, तो परीक्षा डेट की कहाँ से बात चलेगी? जब आयोग खुलेगा, मीटिंग वगैरह होगी, नियमित कार्य होंगे, तब ये अनुमान लगाया जा सकता है। बात चलेगी कि हाँ इस डेट को परीक्षा रखी जाए, तभी बताया जा सकता है परीक्षा कब होगी। फिलहाल तो निकट भविष्य में, मतलब बहुत जल्द तो कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। मुझे तो लगता है मई तक कोई परीक्षा नहीं हो सकती आपकी, जो स्थितियां हैं। ठीक है, जून में भी हो जाए बहुत बड़ी बात है। इसी तरह आरओ 2016 की परीक्षा भी, ये भी एकदम संकट में है। ये भी मान के चलिए कि टल जाएगी। ठीक है, यदि कोई अपडेट होगी देंगे ही, लेकिन अभी जो चल रहा है, जो परिस्थितियां चल रही हैं, 15 तारीख को यदि लॉकडाउन बढ़ता है तो इस परीक्षा पे भी संकट खड़ा हो जाएगा। 20 वाला तो 2019 का जो 20 अप्रैल से होना था वो तो आप मान के चलिए संभव ही नहीं है अब करना। लेकिन अगर 15 से आगे बढ़ता है तो ये परीक्षा भी जो 3 मई को है ये भी संभव नहीं हो सकेगी कराना। ठीक है, फिर यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, यूपी ट्रिपल एससी वाले आराम कर रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा है वहाँ पे। वहाँ सिर्फ आराम हो रहा है। अभी कोई उम्मीद मत करिए कि उनको तो मुँह मांगी मुराद मिल गई जैसे। तो वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं बहुत इंटरेस्टेड हो परीक्षाओं और रिजल्ट में, तो इसलिए यूपी ट्रिपल एससी में भी कुछ हो नहीं रहा है। कोई भी अपडेट होगी दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं जुड़ी या अन्य परीक्षाएं जो आप देते हैं, कोई भी अपडेट होगी हम आपको अवश्य देंगे। नीचे फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आप जुड़ जाइए। अगर वीडियो नहीं दे पाएंगे तो आपको हम फेसबुक पे पहले ही अपडेट कर देंगे, क्योंकि वीडियो तो हमारी सुबह ही आती है, ये उसके पहले पता चलता है तो हम फेसबुक पे अपडेट करते हैं। आप अवश्य अब फेसबुक जो ग्रुप है हमारा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जुड़ जाएं। अब आइए करंट अफेयर्स के प्रश्न देख लेते हैं। 7 अप्रैल है आज, तो 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन 7 अप्रैल 1948 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इस बार ये 7 अप्रैल और विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है विषय। यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। क्यों? इसने 2020 को एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। नर्स और मिडवाइफ्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, नर्स और मिडवाइफ्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। आज की जो थीम है वो भी यही है, नर्स और मिडवाइफ्स का योगदान। नर्स और मिडवाइफ्स का योगदान, इनकी सुरक्षा संरक्षा, इनके विकास के लिए, इनके प्रति जागरूकता और इनके प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इनके योगदान को सराहने के लिए। यदि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आनुषंगिक इकाई है।
इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 194 सदस्य देश हैं इसके। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद इसकी जनक है। जो संयुक्त राष्ट्र का अंग है, महत्वपूर्ण अंग, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद, उसी से इसका जन्म हुआ है WHO का। ठीक है। वर्तमान में टेड्रोस अधोनम या टेड्रोस एड्रेनोम गेब्रेयेसस जिनका नाम है, ये इथियोपिया के हैं, वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। इथियोपिया के हैं, चीन समर्थित हैं, इसलिए अभी हाल ही में जो कोरोना वायरस फैला उससे संबंधित जो चीन की हाँ में हाँ शुरुआत में मिलाया WHO ने, उसके पीछे कहीं न कहीं इथियोपियाई इन्हीं प्रमुख का जो है चीनी जो समर्थन है वो देखा जा सकता है। चीनी समर्थन का रूप इसमें देखा जा सकता है, इसलिए इनके ऊपर काफ़ी उंगलियां भी उठी। स्वयं USA ने इस पर उंगली उठाई थी शुरुआत में कि ये सही रिपोर्ट नहीं दे रहा है और चाइना पर प्रेशर नहीं बना रहा है, बल्कि चाइना के हाँ में हाँ मिला रहा है। WHO पे ऐसा आरोप USA और बड़े देशों ने लगाया था, मैंने भी लगाया था। और एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है संस्थापक सदस्य है। संस्थापक सदस्य मतलब जब स्थापना हो रही थी उस समय से सदस्य है भारत इसका। ठीक है। तो नर्स और मिडवाइफ्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और आज 7 अप्रैल का जो थीम है नर्स और मिडवाइफ्स का योगदान। अगर हम नर्स और मिडवाइफ्स की बात करते हैं तो हमको फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात जरूर करनी चाहिए, जिनके ही 200वीं जयंती के अवसर पर उनके योगदान को याद करने के लिए नर्स और मिडवाइफ्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, इनके बारे में जान लीजिए। ये इटली की थी। 12 मई 1820 में फ्लोरेंस शहर में इनका जन्म हुआ था। उन्हीं के 200वीं जयंती के अवसर पर WHO ने नर्स और मिडवाइफ्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने की घोषणा की। इनके बारे में इनका योगदान जो था, ये बहुत दयालु किस्म की थी, रोगियों की सेवा बहुत करती थी। लेकिन इनका सबसे बड़ा जो योगदान माना जाता है क्रीमिया के युद्ध में, जो यूरोप में क्रीमिया का युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने घायलों की बहुत मदद की थी। रात रात भर जाग कर लालटेन के सहारे इन्होंने लोगों को सहायता प्रदान की थी, लोगों को ठीक किया था। इसीलिए इनको द लेडी विद द लैंप कहा जाता है। न सिर्फ अपने देश के बल्कि शत्रुओं के भी इन्होंने सेवा की थी, इसलिए आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का इनको जनक भी कहा जाता है। तो इनकी एक पुस्तक भी महत्वपूर्ण है, नोट्स ऑन नर्सिंग, इन्हीं की पुस्तक है, पूछा जा सकता है, नोट्स ऑन नर्सिंग। और इनको क्या कहा जाता था, द लेडी विद द लैम्प, क्योंकि लालटेन के सहारे रात रात भर जागकर ये जो रोगी होते थे, जो घायल होते थे, उनकी सेवा करती थी। इतनी बातें याद रखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण वर्ष है, महत्वपूर्ण WHO इस समय है, चर्चा में है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में भी पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड पेटा इंडिया के द्वारा ये पुरस्कार किसको दिया गया, नवीन पटनायक को, जो कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। बीजू जनता दल जो इनका दल है उसके ये प्रतिनिधि हैं और मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। दोस्तों, ये पेटा इंडिया क्या है? तो पेटा क्या है, पहली बात तो ये जान लीजिए। पेटा का ये इंडिया में जो मुख्यालय है, इंडिया में जो संस्करण है, उसको पेटा इंडिया कहते हैं। लेकिन पेटा है क्या? जिस तरह से मानवाधिकार संगठन होते हैं, उसी तरह यह विश्व का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन है, जो कि पशुओं के अधिकार की वकालत करता है। इसका फुल फॉर्म है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, अर्थात पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षकार लोगों का यह संगठन है। इसका मुख्यालय अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में है। लगभग 20 लाख सदस्य हैं विश्व भर में इसके, और प्रतिवर्ष यह पेटा पर्सन ऑफ द ईयर और अन्य अवार्ड्स प्रदान करता है। 22 मार्च 1980 को इसकी स्थापना हुई थी, 22 मार्च 1980 को। तो इस बार हीरो टू एनिमल्स अवार्ड ये नवीन पटनायक को इसने प्रदान किया, जो कि मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और एक महत्वपूर्ण ये पर्यटन वाला राज्य है, पर्यटकों के लिए बहुत ही गंतव्य राज्य है। यहीं पर उड़ीसा में ही आपका कलिंग स्थित है,
उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं स्थित हैं भुवनेश्वर में। पास में ही पुरी है जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है जो कि 4 धामों में से एक आता है, हिंदुओं का पवित्र स्थल है। वहीं पास में कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। ढेर सारे अभ्यारण्य हैं, नंदन कानन से लेकर के आपका भितरकनिका से लेकर महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है, चिल्का झील है। तो तमाम पर्यटन जो स्थल हैं वहाँ का केंद्र बिंदु है उड़ीसा का भुवनेश्वर और आसपास के जो महत्वपूर्ण शहर हैं, महत्वपूर्ण स्थान हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जीवन क्या है। जीवन क्या है, तो जीवन ये भारतीय रेलवे द्वारा जो RCF कपूरथला है, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है पूछा जाता है, कपूरथला में। तो वहाँ पर विकसित एक कम लागत वाला वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर की लागत लाखों आती है, लेकिन यहाँ पर वेंटिलेटर मात्र जो जीवन की कीमत है मात्र 10,000 रुपये है। वर्तमान में कोविड-19 में जो वेंटिलेटर की आवश्यकता, जो जीवन रक्षक उपाय की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसको देखते हुए RCF कपूरथला ने इसको विकसित किया है। हालांकि ये कंप्रेसर रहित है, कंप्रेसर इसमें अलग से जोड़ना पड़ेगा। अगला है ब्रोंक्स चिड़ियाघर। ब्रोंक्स चिड़ियाघर में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि एक बाघ यहाँ इस चिड़ियाघर का कोविड-19 से पीड़ित मिला। तो किसी बाघ के पीड़ित होने की विश्व की ये सर्वप्रथम घटना। ठीक, न्यूयॉर्क में ये स्थित है ब्रोंक्स चिड़ियाघर, याद रखिएगा, USA में। न्यूयॉर्क के बारे में बात करें तो USA का सबसे बड़ा नगर है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला नगर है। एक बंदरगाह है जो कि अटलांटिक महासागर के किनारे पे स्थित है। हडसन नदी के किनारे पे स्थित है न्यूयॉर्क शहर, और न्यूयॉर्क राज्य में स्थित एक बड़ा नगर। न्यूयॉर्क राज्य का भी नाम है, न्यूयॉर्क शहर का भी नाम है, तो ये न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। मैनहट्टन द्वीप पे, किस द्वीप पर? मैनहट्टन द्वीप पे। तो USA के उत्तर पूर्वी भाग में पड़ता है। यहीं पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, UNO का मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, टाइम्स स्क्वायर जहाँ पर मोदी जी ने भाषण दिया था पहले जब गए थे, ब्रुकलिन ब्रिज, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाँ पर हमला हुआ था, आतंकवादी हमला। तो ये सभी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो न्यूयॉर्क में स्थित हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।